बड़े होकर अभी भी आपका फैसला वही है, क्या बनना चाहते हैं? IAS। पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। पढ़ते तो सब है अच्छी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, फ्री कोर्स है। मेरी वाइफ भी एमटेक कर रही है। भारत के श्रम बाजार में काम करने वाले 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट। वर्ष 2030 तक भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी जो 10वीं पास होंगे। कम भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. जो ज्ञान हम ले रहे हैं हमारी शिक्षा में, वो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। School is making kids less intelligent. I do not believe any of the things we're told or taught in school are useful. कड़वा सच ये है कि डिग्रियों से नौकरी नहीं मिलती। Even to have a college degree. How pointless the modern education system is. I think the modern education system is nothing but an indoctrination machine. I think they use it to indoctrinate the youth. I think it's a waste of fucking time. What, to brainwash people? To brainwash people. I think a lot of the things are outdated. A lot of the things they teach are specifically designed to put you in a state of mind where you just obey and comply. This is what I believe school is for. It's to train worker ants. Because our school system was set up to produce mindless, obedient workers. अब हम हमारे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। एजुकेशन हमारे जीवन का सबसे कमजोर हिस्सा, क्योंकि आप भी मेरी तरह या तो लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। शायद आप भी मेरी तरह बेरोजगार या लाचार होंगे। शायद आप भी मेरी तरह समय पर कॉलेज और स्कूल जाते होंगे, ये सोचकर कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर अपने परिवार को सपोर्ट करूंगा और अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी बनूंगा। अच्छा घर लूंगा, अच्छी जगहों पर घूमने जाऊंगा, अच्छी गाड़ियां लूंगा, जिसके लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं। अच्छी कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छी डिग्रियों को भी हासिल करते हैं, टाइम पर कॉलेज और कोचिंग भी जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में सेटल जरूर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है मेरे दोस्त। कहावत है नौकरी के लिए धक्के खाना, लेकिन ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई है। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी, लेकिन नौकरियों की कमी है। India is not creating enough jobs. हर 100 में से 10 युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में। आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है। 4 साल से पढ़ के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है, उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनमें 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है, उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है, उनमें 63%, और ITI से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है B Pharma, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं है। सत्रह ईस्वी भारत पूरे संयुक्त यूरोप से भी ज्यादा दुनिया में 27% इकोनॉमी रखता था। भारत जो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कारण दुनिया भर में मशहूर था। भारत मध्य 1800 में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में दुनिया में 25% मार्केट शेयर रखता था। 6वीं शताब्दी में भारत मेटल इंडस्ट्री में पीक पर था। भारत का ट्रेड नेटवर्क इतना बेहतरीन था कि शिप रूट के जरिए भारत उस समय हर एक सिविलाइज्ड कंट्री के साथ कनेक्टेड था। भारत अपनी लोकल आर्ट से अच्छे फॉरेन रिजर्व्स को इकट्ठा कर रहा था। भारत को उसके लोकल आर्ट के बदले बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते थे। भारत के हर एक गांव में लोग स्किल्ड थे
और भारत के पास एक अच्छा लोकल आर्ट बेस था। और यही नहीं, भारत के पास उस समय मैटी बिजनेसमैन भी थे। भारत के पास उस समय सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन इंडस वैली थी। भारत ने जीरो का खोज किया था। और यही नहीं, मौर्य साम्राज्य के समय चेक सिस्टम का निर्माण हुआ था, जिसे उस समय लोग आदेशा के नाम से जानते थे। भारत उस समय इनोवेशन के मामले में दुनिया भर में विश्व गुरु था। लेकिन पहले जो भारत दुनिया भर में 27% इकोनॉमी रखता था, 1947 में 3% ही रह गया। जो भारत इनोवेशन में विश्व गुरु था, आज वो दुनिया में 40वां स्थान रखता है। ऐसा क्या हुआ भारत के साथ जो भारत को आज इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है? वेल, ये कहानी भी शुरू होती है अंग्रेजों के साथ। वैसे तो भारत में बहुत आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया, जैसे मुगल, खिलजी, नादिर शाह, सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, अहमद शाह दुरानी, जिन्होंने भारत के धन को तो लूटा लेकिन मन को नहीं। लेकिन अंग्रेज इन सबसे बहुत अलग थे। उन्होंने भारत के धन को भी लूटा और मन को भी लूटा। अंग्रेज जो भारत में ये सोच कर आए थे कि वो बिजनेस करेंगे, लेकिन भारत के रिच कल्चर को देखकर उनका मन बदल गया। अब उन्होंने ये सोच लिया था कि हम भारत से धंधा नहीं बल्कि भारत का धंधा करेंगे। भारत की उभरती टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखकर अंग्रेजों ने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मार्केट को हड़पने का प्लान बना लिया। लेकिन अंग्रेजों के लिए ये आसान नहीं था। अंग्रेजों के सामने तो पहला बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे वो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खत्म करेंगे, और दूसरा कि वो भारत के मार्केट शेयर को कैसे हथियाएंगे। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारी इकोनॉमी पर पकड़ बनाया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इकोनॉमी पे कंट्रोल बनाया उन्होंने। दे वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने इकोनॉमी को पूरा सक आउट कर लिया। और दूसरा, उन्होंने भारत के प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिससे हमारी इकोनॉमी पूरी तरह चरमरा गई। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट न होने के कारण हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो गई। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट न होने के कारण जो लोग अपनी लोकल आर्ट को बेचकर पैसे कमाते थे, वो भी धीरे धीरे बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने तो अपनी पहली प्रॉब्लम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो खत्म कर लिया था, लेकिन उनके सामने अब ये समस्या थी कि अब वो कैसे दुनिया के इतने बड़े 25% डिमांड को पूरा करेंगे। कैसे वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स को लाएंगे। सोचते सोचते अंग्रेजों को इस समस्या का समाधान हम भारतीयों में दिखा। लेकिन समस्या ये थी कि भारतीय लोग बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव थे, जो अंग्रेजों के क्राइटेरिया को सूट नहीं कर रहा था। उन्हें माइंडलेस ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए थे, जो केवल उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, ना सवाल करें ना जवाब करें। The East India Company needed clerks. They needed people to sit at a desk, do as they're told, without getting too creative. अंग्रेजों को खोजने पर इस समस्या की जड़ भारत की एजुकेशन सिस्टम में मिली, जो दूसरों के इंटरेस्ट से नहीं बल्कि खुद के इंटरेस्ट से काम करना सिखाती है, जिसको अंग्रेजों ने पूरी तरह से बदलने को ठान लिया। इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए लॉर्ड मकाउले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लाया। इसमें मकाउले ने भारत की लोकल लैंग्वेज संस्कृत को हटाकर अपनी लैंग्वेज अंग्रेजी को एजुकेशन के लिए यूज किया, ताकि फैक्ट्री वर्कर्स उनकी भाषा और बोली को समझ सके। इस एजुकेशन सिस्टम में मकाउले ने उन सब्जेक्ट्स को ही रखा था जो उनके फैक्ट्री वर्कर्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। This is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. The Industrial Revolution was in full swing. They needed people in factories, which is why the syllabus and the education system got focused on what is known as the STEM subjects. That's science, technology, engineering, and mathematics. इस सिस्टम का उद्देश्य माइंडलेस ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर्स को तैयार करना था। The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. और ये एजुकेशन सिस्टम हिट भी हुआ, और ये इतना हिट हुआ कि आज भी लोग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। In the education system, these creative children have turned into these teenagers that are unwilling to think outside of the box.
इसको और हिट करने के लिए अंग्रेजों ने फियर ऑफ फेलियर का यूज किया, जिसमें बच्चों को केवल लिमिटेड लाइफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में सिखाया गया। It is teaching them to think a certain way, to go down a certain path in life. It is telling them, go to high school, get a diploma, go to a good college, find a stable job. And if you don't do that, you won't be successful. और अंग्रेजों ने इस तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह करके रख दिया। अंग्रेजों ने इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बनाया था कि हमारी पूरी लाइफ का कंट्रोल अब अंग्रेजों के हाथों में आ चुका था। वो हमें अपने हाथों के इशारों पर एक कठपुतली की तरह नचा रहे थे। लेकिन अब तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अंग्रेज चले भी गए, उनका एजुकेशन सिस्टम भी चला गया होगा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब तक उनका छोड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम नहीं गया। आज भी लोग इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और खुद को एक फैक्ट्री वर्कर के रूप में ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन लोगों में अभी तक नौकरी का इतना क्रेज क्यों बना हुआ है और नौकरी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों है? अंग्रेजों ने उस समय हमारी इकोनॉमी पर इस तरह पकड़ बनाया था कि जो लोग लोकल आर्ट को बेचकर पैसे कमाते थे, जो लोग स्किल्ड थे, अब वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट न होने के कारण बेरोजगार हो गए थे, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अंग्रेजों की फैक्ट्रीज में वर्क करना पड़ा। और जो लोग उस समय बेरोजगार थे, उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उस समय एक सिक्योर ऑप्शन मिल चुका था, और वहीं से हम आज तक नौकरी को एक सिक्योर ऑप्शन मानते हैं। और अंग्रेजों ने इस तरह हमारा ब्रेन वॉश किया। आज का एजुकेशन तो आपको डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब इट सेज कि दिस इज नॉट इवन अ करियर ऑप्शन। कोई स्कूल से निकल के ये थोड़ी सोचता है कि मैं चलो जो मेरा लोकल आर्ट है आई विल परस्यू दैट, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो वो पूरे स्कूलिंग सिस्टम लोकल आर्ट है क्या, एग्जैक्टली प्राइड ही नहीं है उसमें। लोकल आर्ट प्राइड अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल, पूरी एजुकेशन ऐसी है जो डिस्कनेक्टेड है आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ से। तो एजुकेशन हैज बीन वेरी डिस्कनेक्टेड टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। इसलिए आज भारत में बहुत कम ग्लोबल इंडस्ट्रीज के मालिक यहाँ हैं। का कोई लड़का अपने पेरेंट्स को ये बोले कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है, तो आप हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए, तो कहेंगे ना भैया 3,000 का हम महीना देते हैं। तो मतलब भी नहीं पता कि एंटरप्रेन्योर होता क्या, उनके तो मुंह पे नहीं चढ़ेगा। जब तक चढ़ेगा तब तक बहुत देर हो जाएगा। 3,000 रुपया हम आपको महीना देते हैं, आप सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए, 2 साल 4 साल लीजिए, हो ही जाएगा। भारत में आज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज भारत में विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे स्कूल में कभी ये सिखाया नहीं जाता कि लीडरशिप स्किल क्या होती है। भारत में आज हर कोई नौकर बनना चाहता है, कोई मालिक नहीं बनना चाहता, क्योंकि हमारे स्कूल में टीम वर्क, वर्क एथिक, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। और ये सभी चीजें सुनकर अब भी आप इस ट्रैप में फंसना चाहते हैं तो मुबारक हो, आप एक जिंदगी भर सो कॉल्ड फैक्ट्री वर्कर ही बनकर रह जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम स्कूल जाना छोड़ दें? नहीं, आप हाई पेइंग स्किल्स को सीख सकते हैं, अपने लोकल आर्ट को परस्यू कर सकते हैं, और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके सोल्यूशन को बनाकर बेच सकते हैं। आप धीरे धीरे सोचना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस दिखने लगेंगे। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आपको किसी का सो कॉल्ड नौकर बनना है या अपने जीवन का मालिक। धन्यवाद।